हेलो दोस्तों, चलो आज से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोगों ने पूरे सिलेबस की बात की थी। पूरा नीट और आईआईटी एग्ज़ाम वगैरह के लिए क्या सिलेबस होता है वो सारा सिलेबस डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री क्या होती है, मतलब इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, सारी ब्रांचेस के बारे में बात की थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला था कि हम लोग सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला पार्ट था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और दूसरा था रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, क्योंकि जब तक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, उस बॉन्ड का नेचर, टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं पता होगा, तब तक हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म की बात नहीं कर सकते। रिएक्शन तो बाद में सोचेंगे, पहले तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बीच बॉन्डिंग कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसकी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों में पहले किसको पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे या बॉन्डिंग के बारे में? तो सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग की बात करेंगे। और बॉन्डिंग को जब पढ़ेंगे तो उसी में धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर की बात करते चलेंगे। जैसे हमने बॉन्डिंग की थियरीज पढ़ी, उसके बेसिस पे कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल का कैसे स्ट्रक्चर बताते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो हम लोग बात करेंगे बॉन्ड की। बॉन्ड क्या, बॉन्डिंग की पहले बात कर लेते हैं। और बॉन्डिंग की बात करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे। इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ये, जिसकी अब बात करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है इस बॉन्डिंग टर्म के पीछे, उस कहानी को समझते हैं ताकि चीज़ें आगे आसान लगे। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, G.N. लुइस। क्या नाम था उनका? G.N. लुइस। इन्होंने बोला था कि कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोई भी एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उस बॉन्ड के लिए उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पीछे की क्या थियरी है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा देख लो, फिर आते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर सेल होती हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के बाहर सेल में होते हैं। देखो, जो सेल होती हैं वो सब सेल में डिवाइडेड होती हैं, और जो सब सेल होती हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होती हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लिया ये हम लोगों का गांव है, गांव में ये घर हैं, और घर के अंदर हम लोगों के ये कमरे बने हुए हैं, और कमरों के अंदर लोग रहते हैं। वही यहाँ कहानी है। ये सेल है, सेल फिर सब सेल में डिवाइड हुआ, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और जो लास्ट सेल होती है, लास्ट सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है
तो वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि उसकी पेयरिंग हो जाए, मतलब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसके साथ रहने लगे और उनकी पेयरिंग हो जाए ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल हो जाए। होता नहीं है कभी कभी, अभी जब तुम लोग थोड़ा सा बड़े होगे तो तुम लोगों के शादी की बात चलेगी, इसका मतलब तुम लोगों की भी पेयरिंग हो जाए तो लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा लोग सोचते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही है। तो मेन चीज़ ये है कि पेयरिंग के बारे में सब सोचते हैं, पेयर्ड बन जाएगा तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। केमिस्ट्री में फ़िलहाल यही है, स्टेबिलिटी का मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, वो स्टेबल। तो जो लुईस भाई साहब थे उन्होंने बोला कि वैलेंस सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी दूसरे एटम के वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। अब ये बॉन्डिंग होगी कैसे? जैसे एक एटम है A, इसका वैलेंस सेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में। दूसरा एटम है B, इसका वैलेंस सेल है, इसके वैलेंस सेल के एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग होगी और इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ आ जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी उतना ही अधिकार होगा जितना इसका है, सेम कंडीशन इसके साथ, मतलब अब ये क्या हो गए? पेयर हो गए। अब तुम्हारे ऊपर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही तुम्हारे ससुराल वालों का भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, इस फैमिली की भी और इस फैमिली की भी। इसको बोलते हैं बॉन्ड। एक टाइप से देखो, बॉन्ड का मतलब क्या निकल के आया? रिलेशन। यानी बॉन्डिंग का मतलब क्या है? रिलेशनशिप। नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझें तो इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? बॉन्डिंग। अब ये रिलेशनशिप कई टाइप की होती है। भाई भाई का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, मम्मी पापा के साथ बच्चों का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। मतलब अगर सामने वाला पर्सन चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे सामने भाई आया, भाई भाई का रिलेशन हो गया, हमारी सिस्टर आई, भाई और सिस्टर हम लोग आपस में रिलेशनशिप, मम्मी आ गई, माँ बेटे का रिलेशन हो गया, पापा आ गए, पापा बेटे का रिलेशन हो गया, वाइफ आ गई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। सामने वाला एटम चेंज होता जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज होता चला जाएगा, बॉन्ड का नेचर अलग अलग होता चला जाएगा। अभी बात करेंगे जब बॉन्ड की तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। अभी सिर्फ बॉन्डिंग क्या है याद रखना। नॉर्मल कोई भी बॉन्डिंग पूछे तो दिमाग में तुम्हारे क्या चलना चाहिए? रिलेशनशिप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। तो ये तो थियरी थी पहले जो दी गई थी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लुईस के द्वारा, तो लुईस ने ये बताया था। इसके बाद दिक्कत क्या हुई इसमें? हम लोग बहुत खुश थे, आराम से हम लोगों को मॉलिक्यूल मिलने लगे। मॉलिक्यूल अच्छा समझ में आया? मॉलिक्यूल का मतलब जब 2 एटम, कम से कम 2 एटम एक साथ कंबाइन हो जाएं बॉन्ड के थ्रू, उस पूरे एटम्स के बल्क को हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूल। वही है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड जरूर होगा। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसने बताया था? लुईस ने। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? अभी तक तो हम लोग बहुत खुश थे, ये सारी कहानियाँ हो चुकी थी, हम लोग बहुत एकदम बिंदास चल रहा था कि हाँ भाई अब तो मॉलिक्यूल बनने लगे। लेकिन प्रॉब्लम आई जैसे ही हम लोग पहुँचे कार्बन के पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। वैलेंस सेल की बात करें तो ये वाली सेकंड सेल हमारी वैलेंस सेल है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो पहले हुंड रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिल किया। अब लुईस ने बोला था कि जो ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होगा, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो दूसरे एटम के साथ
ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन के केस में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन किन्हीं 2 एटम के साथ अपने पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे मान लिया इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हुआ, यानी ये कंडीशन है, तो ये S और ये P ओवरलैप करेगा और इसके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। सेम दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका भी एक 1s ऑर्बिटल होगा और इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब देखो, जब इसका इसके साथ ओवरलैपिंग हो गया, इसका इसके साथ, इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी अधिकार हो गया और कार्बन वाले पे हाइड्रोजन का भी हो गया। अभी यही तो बताया था, जब हमारी शादी हुई तो हमारे ऊपर हमारी ससुराल वालों का भी थोड़ा बहुत अधिकार हो गया और घर वालों का पहले से था, मतलब हमारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। इसके साथ भी वही हुआ। अब ये हाइड्रोजन को भी देख रहा है, कार्बन को भी देखना है, यानी दोनों एटम को स्टेबल रखना है। स्टेबिलिटी के लिए तो बॉन्डिंग हुई। लेकिन देखो, अगर हम वैलेंस सेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 ये 6, यानी वैलेंस सेल में अभी भी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के वैलेंस सेल में? 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? यहाँ पे 8। सारे ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड होंगे तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 8 होने चाहिए थे, 8 नहीं हुए, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 2 बॉन्ड बनाने के बावजूद ये स्टेबल नहीं हुआ, और जब इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई तो बॉन्ड बनाया ही क्यों? क्यों बनाया भाई बॉन्ड? यहाँ पे तो लुईस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी तो मिली नहीं। हाइड्रोजन को मिल गई स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, कार्बन नहीं हुआ। दूसरी चीज़, कार्बन के बहुत से कंपाउंड थे जिनके बारे में हमें पता है कि वो टेट्रावैलेंट थे, मतलब कार्बन वहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता था, जबकि लुईस के अकॉर्डिंग कार्बन सिर्फ क्या होगा? डाईवैलेंट। यानी पूरी तरीके से लुईस की थियरी फेल हो गई कार्बन पे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या कि बॉन्ड नहीं बनेगा? बनता है, नया कॉन्सेप्ट आया होगा। जब कोई एक चीज़ फेल होती है तो दूसरी थियरी आ जाती है। यहाँ भी वही हुआ, जब ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ तो एक नई थियरी आई, और जो नई थियरी आई उसको हम लोगों ने बोला हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन नाम देखा, तुम लोगों के दिमाग में इसकी इमेज बननी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सिंपल समझना, कुछ नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ ये मतलब है कि 2 अलग अलग प्रजातियों को मिला के एक नई चीज़ बना दी जाए। मतलब 2 अलग अलग चीज़ें थी, उनको इंटरमिक्स किया और एक नई चीज़ बनी। जो बनी उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पुरानी वाली चीज़ों से अलग थी, उनका बिहेवियर अलग था, सारी चीज़ें। उसी को हमने बोल दिया कि इस प्रोसेस को पूरे हमने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन, और जो बना है वो एक हाइब्रिड है। सॉरी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। अब हमने ऑर्बिटल्स बोला, इसका मतलब 2 अलग ऑर्बिटल होंगे, सेम ऑर्बिटल नहीं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, और उस इंटरमिक्सिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का बिहेवियर पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे उनसे अलग होता है। उनकी एनर्जी अलग होगी, उनका शेप अलग होगा, उनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग अलग होगा, सारी चीज़ें अलग होंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different and nearly
नियरली इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल्स। नियरली इक्वल एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि जब इंटरमिक्सिंग होगी तो आसपास वालों से होगी ना। ये थोड़ी है कि एक की एनर्जी यहाँ है, दूसरी की एनर्जी वहाँ है, उनको इंटरमिक्स कर दें, नहीं। जो पड़ोसी होंगे लगभग सिमिलैरिटी हो एनर्जी की। शादी हमेशा देखा होगा स्टेटस देख के होती है, लगभग सिमिलर स्टेटस में नॉर्मली शादियाँ हो जाती हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो अलग बातें हैं, वो जब तुम लोगों की कंडीशन आएगी तब समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ भी वही होता है, लगभग सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए तभी इंटरमिक्सिंग होगी। ये कहानी थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये कार्बन पे कैसे अप्लाई किया गया, कार्बन कैसे इसके थ्रू सही बॉन्डिंग बताई गई कार्बन की, वो चीज़ देखो। अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। 1s2 2s2 2p2 ये कंडीशन थी। अब तुम लोगों को एक चीज़ पता है कि ये डाईवैलेंट नहीं होगा क्योंकि लुईस का कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब कोई भी एटम बॉन्डिंग करना चाहेगा उसके अंदर एनर्जी चेंजेस आएंगे, एनर्जी उसकी चेंज होगी, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। देखा होगा कभी तुम्हारे फ्रेंड की शादी हो या तुम्हारी हो तो खुशियां होती हैं अंदर, बस मतलब इंतज़ार होता है जल्दी से वो डेट आए, बस वही यहाँ भी है। मतलब ये बॉन्डिंग करना चाहेगा तो इसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसके अंदर जब एनर्जी बढ़ेगी तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा। अगर ये हमारा ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर्ड था ये एक्साइट होगा और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। तो ये यहाँ से मूव होता है और यहाँ पे आ जाता है। तो कंडीशन क्या हो जाती है, ये भी अनपेयर्ड और ये तीनों भी अनपेयर्ड हो जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट बहुत कम टाइम के लिए रहती है। शादी की खुशियाँ सिर्फ शादी वाले दिन तक ही होती हैं, उसके बाद से वही शुरू हो जाता है मामला। देखा होगा जो शादीशुदा लोग होते हैं उनसे मिलो कभी, हम अभी इसीलिए खुश हैं, समझे, क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तुम लोग भी अभी खुश हो, इंतज़ार कर रहे हो। जो लोग कर चुके हैं उनसे मिलो, ये कंडीशन उनकी बहुत देर के लिए नहीं होती है। यानी ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, बहुत कम। कितनी, 10⁻⁻8 सेकेंड, लगभग इतने देर के लिए, समझे। यानी ये जो चीज़ें होती हैं शादी का एक्साइटमेंट, फिर टेंशन, प्रेशर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ें हैं, किसी एक के साथ नहीं सबके साथ होना है। चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेना। जब इतनी देर के लिए सिर्फ ये कंडीशन है, इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तुरंत फिर रिटर्न हो गया। इसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि इस कंडीशन में ये बॉन्डिंग कर सके, और जब इस कंडीशन में बॉन्डिंग नहीं करेगा तो फिर से ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। इसका मतलब अभी ये चीज़ें यहाँ पे रुकेंगी नहीं, आगे भी कुछ होगा। आगे क्या होगा, अब जैसे ही ये कंडीशन आई ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मान लिया दो भाई हो तुम या भाई बहन हो, मार्केट से पापा आए और चॉकलेट लेके आए तुम्हारे लिए। अभी तक दोनों थे, अब मान लिया तुमको एक चॉकलेट दिया और सिस्टर को 2 दे दिया। तुमको कम दिया, सिस्टर को ज़्यादा दे दिया, तुरंत लड़ाई करना शुरू कर दोगे। इस कंडीशन में घर वाले क्या करेंगे, सिस्टर को बुलाएंगे, कहीं बिटिया लाओ आधा तोड़ो इसका, आधा अपने भैया को दो, देखो नाराज हो रहे हैं। यहाँ भी वही होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी इस वाले ऑर्बिटल की इससे, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया वो टेंशन में,
यार हमारा साथी यहाँ पहुँच गया, हम यहीं रह गए, ये गलत बात है, हमको भी वहीं ले चलो, हम लोअर एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो जब ये कंडीशन आती है तो ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं, जितने भी ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं ये सब इंटरमिक्स हो जाएंगे, और जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उनका शेप सेम होता है, कोई चेंज नहीं। जब इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सबकी सेम है, यानी सब में इक्वली चॉकलेट को बांट दिया गया, कोई लड़ाई नहीं, सबको बराबर मिला, यहाँ भी वही हो गया। यानी अब ये थोड़ा स्टेबल कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में कार्बन हमारा किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे, यानी कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट हो गया। और जब ये इंटरमिक्सिंग हुई, इस प्रोसेस को हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन, और इस स्टेट को बोला हाइब्रिड स्टेट। और इन ऑर्बिटल्स के अगर नेमिंग की बात करें, इस ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग में एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो इसका नाम हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका भी वही नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग देखनी है तो हाइड्रोजन का 1s1 यानी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, यानी 4 हाइड्रोजन आएंगे। चारों हाइड्रोजन इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ देखो ऐसे बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब देखो इन दोनों पे कार्बन का बराबर अधिकार, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे। वैलेंस सेल में अभी कार्बन के पास 4 थे, 4 यहाँ से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 हैं, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों स्टेबल, दोनों खुश, आराम से ज़िंदगी चल रही है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये कॉन्सेप्ट इतना सटीक था, हम लोगों ने इसी को एक्सेप्ट कर लिया, अभी भी यही पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। ये कहानी हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अब कुछ लोग बैठे हैं जो इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, वो लोग सोच रहे होंगे सर आपने एक ही हाइब्रिडाइजेशन बताया। परेशान ना हो बेटा, अभी आगे आते हैं। अब जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता हो गया तो दिमाग में आएगा क्या यही हमेशा होगा? नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है, जिसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाने जा रहा है उस एटम का नेचर कैसा है, उस पे डिपेंड करेगी इसकी एनर्जी। मान लिया तुम्हारा रिश्ता तय हुआ, वाइफ बहुत सुंदर है, एक्साइटमेंट बढ़िया से होगा, और कहीं वाइफ सुंदर होने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी करती है, डबल एक्साइटमेंट। मतलब सामने वाले के नेचर पे तुम्हारा एक्साइटमेंट डिपेंड करेगा, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बनेगी पॉजिटिव एनर्जी वो सामने वाले पे डिपेंड करेगी। वही यहाँ भी होता है, सामने जो एटम बॉन्डिंग करने के लिए आ रहा है उसका नेचर कैसा है, उस पे ये एनर्जी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ये अनपेयर्ड होगा कि पेयर्ड रहेगा। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? सामने वाले एटम पे। तो वो जब आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कार्बन के केस में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, देख लो। कार्बन का फिर से हम लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, ये कंडीशन थी। अब तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तुम लोगों को। सॉरी, ये कंडीशन थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो जाए, ये एक्साइटेड स्टेट थी। अब इंटरमिक्सिंग या तो इन सब की हो यानी sp3, या फिर 2p हो और एक s, तो क्या हो जाएगा sp2, और सिर्फ एक s और एक p इंटरमिक्स हो तब sp।
कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सिर्फ p का हो, बेटा हमने बोला डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, p तो सेम है, s जरूर होगा, समझे? s p हो सकता है, s p2 हो सकता है, s p3 हो सकता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के, sp3, sp2 और sp। कुछ लोग पढ़े हैं सर sp3 आगे d ऑर्बिटल भी होगा, d2 भी होगा, d3 भी होगा। बिल्कुल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करेंगे तो हमारा सेंट्रल एटम होगा कार्बन, और कार्बन के वैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही सब सेल होती हैं, s और p। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग सिर्फ s और p ऑर्बिटल की हो सकती है, d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ यही 3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, d वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। d वाला इनऑर्गेनिक में है, जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे, ठीक है? तो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp, sp2, sp3। देख लो, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तब बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल। सॉरी, अभी हमने सेंटीग्रेड बोल दिया, वो ध्यान नहीं दिया, 120 डिग्री। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तब क्या होगा? बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री क्या होगी? बहुत पढ़ा है तुम लोगों ने मेथेन का। बताओ भाई, किसी को पता है? हाँ हाँ, तुम ही लोग बताओ। 109 डिग्री 28 मिनट, या अप्रॉक्स मान लेते हैं 109.5 डिग्री। और यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? हाँ, टेट्राहेड्रल। ये याद रखना, ठीक है? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा दिमाग में, जब तक केमिस्ट्री पढ़ना दिमाग में अपने सेट कर लेना। अब तुम्हारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत थोड़ा सा लॉजिक है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हो जाए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब किसी दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर हम लोग बोलते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड होगा। कभी भी जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तब जो बॉन्ड बनता है तब भी हम लोग बोलते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है। जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तब जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। दिमाग रखना, मतलब दिमाग में चीज़ें रखना। हो सकता है आगे कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ करेगा तब पाई बॉन्ड। इसको कहीं पे नोट कर लो, जहाँ पे नोट करना हो, ठीक है? ये कहानी थी हाइब्रिडाइजेशन की। और देखो, हाइब्रिडाइजेशन से ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता चल गई। पहले हमें पता चलेगा बॉन्ड कैसा है, फिर हमें पता है कि अगर sp आया तो बॉन्ड एंगल 180 होगा और लीनियर ज्योमेट्री होगी। sp2 है 120 बॉन्ड एंगल होगा, मतलब ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। यानी स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं। अब यहाँ से हमें बॉन्ड लेंथ पता करनी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, बॉन्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी पता चल जाएगी। सारी चीज़ें
यानी हाइब्रिडाइजेशन मेन चीज़ थी, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, यानी जो रिलेशन था वो रिलेशन कितने टाइप का हो सकता है। ये तो बात थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। आज ये सिलेबस हमारा स्टार्ट हुआ, पहला टॉपिक था और पहले टॉपिक का पहला लेक्चर। तो बॉन्ड की हम लोग बात कल करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो एक बना के डालना है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है छोटा है, एक्चुअल में बहुत बड़ा है। तो वीडियो को देखो, जो बुक्स हों उनका रेफरेंस लो, बुक पढ़ो, और अगर नई चीज़ें समझ में आती हैं, वैसे मैं 100% श्योर हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। जो वीडियो तुमने पूरा कंसंट्रेट होकर देखा है और बुक उठाओगे तो चीज़ें नॉर्मली एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। बस लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करो। बाकी बॉन्ड की हम लोग बात कल वाले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।